Okay, so today we are going to start with nuclear physics. So, first of all, you should know nuclear physics मतलब we are concerned about nucleus. तो nucleus का composition क्या है ये बताना चाहिए. So inside a nucleus, as you already know, you have neutrons and you have protons. So inside a nucleus, you have neutrons and protons. So these neutrons and protons together are called as nucleons, right? तो जब ये वर्ड आएगा न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन दोनों को न्यूक्लियन बोलते हैं हम लोग. So we are talking about number of neutrons plus protons here. When you say nucleons, in general, you are talking about both type of particles. Then you should know some basic things. जैसे कि what is atomic number? So you should know what is atomic number Z. So atomic number Z is total number of protons inside a nucleus. Okay. So atomic number Z is nothing but total number of protons inside a nucleus. इसको आप बोलते हो atomic number inside a nucleus. Then next basic thing that you should be aware of is mass number. इसको atomic mass number भी बोलते हैं या सिर्फ mass number बोलते हैं. तो mass number divided by A is total number of protons and neutrons inside a nucleus. So total number of protons and neutrons inside a nucleus is said to be mass number A of the nucleus. Okay, then किसी भी एक न्यूक्लियस को डिनोट करना अगर होगा, if you want to denote any nucleus, तो लेट अस से मेरे पास एक न्यूक्लियस है जो X है, तो हम लोग ऊपर लिखते हैं मास नंबर, नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर. किसी किसी बुक्स में यही नोटेशन ऐसा होता है, यहाँ पे A, यहाँ पे Z, राइट. तो डिपेंड्स, नोटेशन विल चेंज फ्रॉम बुक्स टू बुक्स, बट नीचे यहाँ पे कुछ बुक्स न्यूट्रॉन नंबर भी लिखते हैं. ओके, तो इट इज वेरी सिंपल थिंग, एक्सट्रीमली सिंपल थिंग. प्रोटॉन नंबर मतलब एटॉमिक नंबर, मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मतलब A is nothing but न्यूट्रॉन नंबर n प्लस Z. ओके, तो n प्लस Z इज इक्वल टू A, ये पता होना चाहिए. तो n विल बी A माइनस Z. तो किसी भी न्यूक्लियस को डिनोट करते टाइम यू कैन अडॉप्ट डिफरेंट नोटेशंस. सो एज आई टोल्ड यू, आप लिख सकते हो यहाँ पे मास नंबर, यहाँ लिख सकते हो आप एटॉमिक नंबर, यहाँ लिख सकते हो न्यूट्रॉन नंबर, और डेफिनेटली n plus Z equal to A मिलना चाहिए. ओके, तो दिस इज समथिंग यू शुड नो. तो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स में ज्यादा है नहीं. न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत कम आपको थियरी है, तो जो है वो पता होना चाहिए, जैसे एटॉमिक नंबर, मास नंबर, न्यूट्रॉन नंबर. न्यूट्रॉन नंबर प्लस एटॉमिक नंबर गिव्स यू मास नंबर, ये आपको पता होना चाहिए, राइट. देन हर एक न्यूक्लियस का साइज, इट विल डिपेंड ऑन द मास नंबर ऑफ कोर्स. क्योंकि अगर मैं हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ले रहा हूं तो उसमें एक ही प्रोटॉन है, राइट. मैं हीलियम ले रहा हूं तो उसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है. मैं अगर लिथियम ले रहा हूं तो 3 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन है. तो जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ेंगे वैसे वैसे रेडियस भी बढ़ने वाला है.
तो it will depend on how many nucleons, मतलब what is the mass number of nucleus. तो mass number of nucleus controls the size of nucleus, मतलब radius of nucleus. So radius of nucleus is given by formula. Radius of a nucleus is equal to nucleus R is equal to R0 A raised to 1 by 3, where of course you know what is A. A is mass number, but R0 is a constant which is 1.2 femtometer या फिर 1.2 to 10 पर minus 15 meter. आपको बताना चाहिए 10 पर minus 15 is called as femto. Alright, so this is radius of nucleus R0 which is 1.2 femtometer into A raised to 1 by 3. अगर मुझे वॉल्यूम देखना है, व्हाट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस, तो यू ऑलरेडी नो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, क्योंकि हम लोग न्यूक्लियस को स्फेरिकल कंसीडर करते हैं, तो वॉल्यूम बी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. तो प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब मतलब प्रोपोर्शनल टू आपको मिल जाएगा यहाँ पे a रेज टू 1/3 का क्यूब. R0 कांस्टेंट ऐसे नहीं लिखा मैंने, मतलब वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू A. So you have learned two important things. Radius is proportional to A raised to 1 by 3, mass number raised to 1 by 3. Volume is proportional to mass number. और ये हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, बिकॉज द मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यू हैव, जितना ज्यादा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे उतना न्यूक्लियस का साइज बड़ा होना चाहिए. ये हमारा एक्सपेक्टेशन भी था. Right, so you have these important results, important formulas. Now then you should know some more basic things about the nucleus. What are isotopes? What are isobars? What are isobars and what are isotones? तो ये तीन चीजें, these three things, three concepts you should know. देखो आइसोटोप, आइसो मतलब सेम, टोप मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन. सो ऐसे न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन नंबर सेम है, ओके, दैट आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स. सो न्यूक्लियस having same number of protons are called as isotopes. यहाँ पे थोड़ा confusion होता है, but of course when I say same number, देखो चीज ये है कि अगर Z constant है, ओके, मेरे पास दो न्यूक्लियस है, राइट. फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ एक हाइड्रोजन जिसमें एक प्रोटॉन है, मैं लेता हूँ ड्यूटेरियम जिसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, मैं लेता हूँ ट्रिशियम जिसमें एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन है. These are three isotopes of hydrogen. क्यों? क्योंकि तीनों में प्रोटॉन नंबर सेम है. प्रोटॉन नंबर सेम है तो क्या चेंज हुआ? न्यूट्रॉन नंबर चेंज हुआ, राइट. आप बोलोगे कि प्रोटॉन नंबर सेम है, मास नंबर सेम है, तो एलिमेंट वही हो गया. फिर you need to understand when I say isotopes are the nuclei, या बोल सकते हो the nuclei having same number of protons, राइट. तो कुछ तो चेंज हुआ होगा ना. क्या चेंज हुआ? मास नंबर चेंज हुआ. लेकिन मास नंबर मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर, लेकिन प्रोटॉन नंबर तो सेम था, तो क्या चेंज हुआ? न्यूट्रॉन नंबर. सो the nuclei having same number of protons but different number of neutrons are called as isotopes, and isotopes are, they belong to the same element. जैसे यहाँ पे 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन होता है, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन भी हाइड्रोजन ही होता है, सिर्फ उसको हम ड्यूटेरियम बोलते हैं, लेकिन ये आइसोटोप है हाइड्रोजन का. तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, you need to understand that isotopes are
element or nuclei of the same element. So same number of protons but different number of neutrons, right? Such nuclei, they are called as isotopes, isobars. आइसोबार्स मतलब जिसका मास नंबर सेम है, ए सेम है, बट जेड मतलब एटॉमिक नंबर अलग है, उसको बोलते हैं हम लोग आइसोबार. सो आइसोबार आर द न्यूक्लियाई हैविंग सेम मास नंबर, मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज कांस्टेंट, राइट? सेम मास नंबर ए बट different atomic number Z. Isobars, same number, same mass number, isobar. Isotones, and of course isotones क्या होगा आपका? Isotones मतलब same number of neutrons but different number of protons. So nuclei having same number of neutrons but different atomic number, different Z, isotones. तो आइसोटोप और आइसोटोन में इतना ही फर्क है. आइसोटोप में Z सेम रहता है, N वेरी होता है. आइसोटोन में N सेम होता है, Z वेरी होता है. आइसोबार में A सेम होता है और Z या N ये वेरी होगा. आइसोबार, right? So this is something you should know. Then now there is something called as mass defect. ये mass defect क्या होता है वैसे? This is very interesting and important concept. इसको डेल्टा M से डिनोट करते हैं तो mass defect को. See what happens is, suppose हमको हेलियम का न्यूक्लियस बनाना है, ओके? तो हेलियम का न्यूक्लियस मतलब क्या? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ये होता है हेलियम न्यूक्लियस, राइट? अब हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि इसका जो मास होगा हीलियम न्यूक्लियस का, ये होना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन. सो वी एक्सपेक्ट हीलियम न्यूक्लियस टू हैव मास, टोटल मास एज 2 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन. हम जब इसका मास मेजर करते हैं, मैं इसको बोलता हूँ कैपिटल M. सो कैपिटल M इज मेजर्ड मास. तो हमें हमेशा ऐसा मिलता है कि जो मेजर्ड मास है ये एक्सपेक्टेड मास से कम है. एक्सपेक्टेड मास क्या था? 2mp प्लस 2mn. मेजर्ड कितना है? M. हमारा एक्सपेक्टेशन था कि मेजर्ड मास, हम जब न्यूक्लियस का मास मेजर करेंगे तो हमको 2mp प्लस 2mn मिलना चाहिए, लेकिन उससे कम मिलता है. तो ये जो डिफरेंस आता है between the expected mass and the measured mass is called as mass defect, delta M. So delta M is the difference between expected mass and the measured mass of a nucleus. ये तो हमने हीलियम के लिए लिया. अगर मैं जनरल फॉर्मूला बनाना चाहूँ, if I want to make a general formula, मैं बोल दूंगा मेरे पास यहाँ पे Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस में और N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है. तो मैं यहाँ पे Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन करूंगा और मैं यहाँ पे N इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन करूंगा. तो ZMP प्लस NMN माइनस M, दैट इज मास डिफेक्ट. ओके, तो थोड़ा डिटेल में समझाना चाहिए आपको एक चीज, तो आई विल
go into little bit of detail. The idea here is कि ये मास डिफेक्ट आया कहाँ से और क्यों आया। आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जब हम पहला चार्ज ला रहे हैं, मान लो पहला प्रोटॉन ला रहे हैं, तो पहले प्रोटॉन को लाने में कोई वर्क डन नहीं हुआ, नो वर्क डन टू ब्रिंग फर्स्ट चार्ज। बट जब आप सेकेंड प्रोटॉन को लाओगे, और सेकेंड प्रोटॉन को कहाँ से लाएंगे, इन्फिनिटी से, कहाँ रखना है उसको, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का रेडियस डायमीटर कितना है, 10⁻15 मीटर। मतलब इन दोनों प्रोटॉन को आपको बहुत पास में लाना है, तो ऑफ कोर्स दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो हमको इन दोनों को पास में लाने के लिए वर्क डन करना पड़ा। किसने वर्क डन किया, हमने किया। तो वर्क डन मतलब एनर्जी, सो यू हैव टू स्पेंड एनर्जी इन ब्रिंगिंग दीज टू प्रोटॉन्स टुगेदर। इन दोनों प्रोटॉन को पास में लाने के लिए आपको वर्क डन, आपको मैं जब आपको बोलता हूँ तो हमने नहीं किया, वो वर्क डन हुआ है। सो देयर हैज टू बी वर्क डन टू ब्रिंग दीज टू चार्जेस टुगेदर। बाय द वे, न्यूट्रॉन भले ही न्यूट्रल हो, बट न्यूट्रॉन को भी इस छोटे से रीजन में लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। So you have to do work to assemble a nucleus. न्यूक्लियॉन्स को साथ में लाने के लिए वर्क डन करना पड़ा, मतलब एनर्जी। तो कहाँ से आया एनर्जी, हमने सप्लाई नहीं की। तो यू शुड नो आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन। तो इसलिए मास डिफेक्ट से पहले एक आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन पता होना चाहिए, या तो आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस भी बोलते हैं इसको। सो यू शुड नो व्हाट इज मास एनर्जी रिलेशन। तो मास एनर्जी रिलेशन क्या होता है, ऑफ कोर्स ये आइंस्टाइन ने दिया था, तो इसको आइंस्टाइन बोलते हैं, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन। मास एनर्जी रिलेशन, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, सो तो ये जो वर्क डन होगा, एज आई वाज टेलिंग यू, दिस विल बी अंडरस्टूड बाय मास एनर्जी रिलेशन। व्हाट इज मास एनर्जी रिलेशन? आपको आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन पता होगा, E = mc²। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एनर्जी एंड मास कैन बी इंटर कन्वर्टेड। एनर्जी का कन्वर्जन मास में हो सकता है, मास का कन्वर्जन एनर्जी में हो सकता है। ओके, गुड। तो ये बाय द वे, ये मास डिफेक्ट कहाँ से आया है समझ। अब हमारे पास सम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे, जैसे 2 प्रोटॉन लिए थे, 2 न्यूट्रॉन लिए थे। हम 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को साथ में एक छोटे से स्पेस में लाना है, वर्क डन करना पड़ेगा। ये वर्क डन कहाँ से आया, तो ये वर्क डन जो है, ये जो भी मास रहा होगा प्रोटॉन के पास, न्यूट्रॉन के पास, उस मास का कुछ पार्ट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, बिकॉज ऑफ कोर्स वर्क डन इज एनर्जी। यू हैव टू स्पेंड एनर्जी टू असेंबल दिस। इन चारों न्यूक्लियॉन्स को साथ में लाने में जो एनर्जी स्पेंड हुआ है, ओके राइट। तो इस ये जो एनर्जी आया कहाँ से, तो पार्ट ऑफ some part of mass is converted to energy, and that energy is used to bring all these nucleons together, और उसको हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। वो आगे हम देखने वाले हैं। बट मास डिफेक्ट क्यों आया, देखो बहुत ऑब्वियस सी चीज है। मेरे पास एक एम्प्टी बैग है, उस एम्प्टी बैग का मास नहीं है, उसमें मैं 4 बॉल डाल रहा हूँ, 2 रेड बॉल, 2 ब्लू बॉल। मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो बैग का मास, टोटल मास आ जाएगा 2 times of mass of red ball plus 2 times of mass of blue ball. This is expectation। तो यही ये भी वही सेम चीज है, दैट अगर हमारे पास 2 प्रोटॉन थे, 2 न्यूट्रॉन थे, तो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि मास ऑफ न्यूक्लियस शुड बी 2 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन, लेकिन उससे कम ही मिल रहा है। जब मैं मेजर कर रहा हूँ तो आई एम नॉट गेटिंग 2 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन, सो आई एम गेटिंग लिटिल लेस देन दैट। So little less than that क्यों हुआ, क्योंकि part of mass was converted to energy, and that energy was used to assemble this, मतलब ये न्यूक्लियॉन्स को, न्यूक्लियस को बनाने में स्पेंड। So that is why there is mass defect। Okay, मास डिफेक्ट नॉर्मली हम लोग एटॉमिक मास यूनिट में मेजर करते हैं, AMU में।
वो मैं बाद में आपको बताऊंगा एज एंड व्हेन वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल्स। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब उसकी बात हो जाएगी। ओके, गुड। सो दिस इज समथिंग यू शुड नो। ओके, देन व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि ये मास डिफेक्ट, ये मास कहाँ गया, तो ये मास कन्वर्ट हुआ एनर्जी में। वो एनर्जी कहाँ यूज हुआ, वो एनर्जी यूज हुआ टू बाइंड द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर। तो दैट मास डिफेक्ट इज एक्चुअली यूज्ड, is converted to energy to bind the nucleons। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस की बात होगी। अब जब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस की आप बात करते हो तो दो तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि एक हमारे पास z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, तो ये z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को साथ में लाने के लिए जो एनर्जी स्पेंड हुआ है, that is binding energy। amount of energy required to bring these nucleons together is called as binding energy। और एक चीज है, जितना एनर्जी इस न्यूक्लियस को बनाने में यूज हुआ है उतना ही इसको ब्रेक करने में यूज होगा, मतलब उतना ही लगने वाला है ब्रेक करने में। तो अल्टरनेट डेफिनेशन आप बना सकते हो, आप बोल सकते हो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक और टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है उसके, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी required to separate the nucleons of the nucleus is called as binding energy। And that binding energy, using Einstein's mass energy relation, it is mass defect into c square। क्या था, mass into c square। बाइंडिंग एनर्जी कहां से है, मास डिफेक्ट से है, इसलिए हमने क्या लिखा, डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो यू हैव बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, राइट। सो वेरी सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। और डेफिनेटली ये जूल में है, अगर मास किलोग्राम में है, सी अगर मीटर पर सेकंड में है तो ये जूल में है। तो बाइंडिंग एनर्जी इज डेल्टा एम स्क्वायर। तो इसका मैं डिटेल फॉर्मूला लिख सकता हूँ। डिटेल मतलब इट इज सिंपल, एज आई टोल्ड यू मास डिफेक्ट का फॉर्मूला है ऊपर। तो डेल्टा एम का फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे। डेल्टा एम क्या था आपके पास, जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस मेजर्ड मास, ये था आपका डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ये आ गया आपका बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला। ओके, दिस इज फॉर्मूला फॉर बाइंडिंग एनर्जी। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ये जो बाइंडिंग एनर्जी है ये कहाँ यूज हुआ, ये सारे न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करने में यूज हुआ। अगर आपको और इन डिटेल चाहिए तो मैंने पहला प्रोटॉन लाया, कोई वर्क डन नहीं हुआ। मैं दूसरा प्रोटॉन ला रहा हूँ न्यूक्लियस में डालने के लिए, वर्क डन हुआ। मैं तीसरा प्रोटॉन लाया, वर्क डन हुआ। मैं न्यूट्रॉन्स को ला रहा हूँ तो वर्क डन करना पड़ रहा है, राइट। तो ये जो वर्क डन था ये एनर्जी है, एनर्जी कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो कहाँ गया ये एनर्जी, एनर्जी इज बेसिकली आई टोल्ड यू दिस एनर्जी was needed to bind the nucleus, right। तो इसका मतलब ये एनर्जी जो है ये एनर्जी न्यूक्लियॉन्स में स्टोर हो गया, ऐसा भी बोल सकते हैं। और ये जो बाइंडिंग एनर्जी ये सारे न्यूक्लियॉन्स में स्टोर हो गया ना, एक में तो नहीं हुआ। जितने प्रोटॉन्स होंगे, जितने न्यूट्रॉन्स होंगे, जितने न्यूक्लियॉन्स होंगे इन जनरल, तो सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स में ये एनर्जी स्टोर हो। तो ये बाइंडिंग एनर्जी जब बोलते हो, इट इज टोटल एनर्जी by possessed by all the nucleons together। तो ये बाइंडिंग एनर्जी सारे न्यूक्लियॉन्स का है। मुझे अगर हर एक न्यूक्लियॉन के पास, एक प्रोटॉन के पास कितना एनर्जी, या फिर ऐसा बोल सकते हो मुझे एक ही प्रोटॉन न्यूक्लियस से बाहर निकालना है तो कितना एनर्जी लगेगा, उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का मतलब ये हाउ मच इज द एनर्जी
पर प्रोटॉन या पर न्यूट्रॉन। सिंपल। बाइंडिंग एनर्जी, ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी, ये सारे न्यूक्लियॉन्स में है। एक न्यूक्लियॉन के पास कितना, या एक न्यूक्लियॉन को फ्री करने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो नथिंग, बाइंडिंग एनर्जी लिया, उसके फॉर्मूला को हमने ए से डिवाइड कर दिया तो बन गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो मैंने ये फॉर्मूला लिया और इसको मैंने डिवाइड कर दिया विथ ए। तो आई हैव डिवाइड बाय ए, तो आई हैव बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। गुड। So this is what you should know, and this is the most important part of nuclear physics. क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स में आप रेडियोएक्टिव सुनते हो, रेडियोएक्टिविटी, बट व्हाट इज रेडियोएक्टिविटी? इट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाय द वे, ये जूल में है, इसको आपको ईवी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ईवी में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, आई होप यू ऑलरेडी नो। ईवी में कैसे कन्वर्ट करते हो ये आपको पता है, मेरा assumption है। ओके, गुड। Now, when you plot the graph of, जब आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ग्राफ प्लॉट करते हो अगेंस्ट मास नंबर, तो वाई एक्सिस पे मैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन प्लॉट कर रहा हूं, और यहाँ पे मैं मास नंबर ए प्लॉट कर रहा हूं एक्स एक्सिस पे। तो व्हाट डू वी सी इज, वी सी some curve like this, ऐसा एक कर्व मिलता है। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट आर वैल्यूज। तो वैल्यूज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 2 लेटर से 2 ईवी, मैं ईवी में प्लॉट कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स दिस इज ईवी, तो यू शुड नो दिस थिंग। 4 6 8 so on so forth. So 2 4 6 and 8 over here, ये important है, it is very very important, 8। और मास नंबर आप यहाँ पे प्लॉट कर रहे हो, तो I will not mention all the mass numbers here, मैं सिर्फ कुछ important ही यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये 50 है, then you have around 150 over here, around 200 over here, and so on so forth. And then you have 238 uranium over here. ओके, तो रिसेंटली आपने सुना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूरेनियम पर डील किया, और क्यों किया है समझ में आ जाएगा, व्हाई डू वी नीड यूरेनियम बेसिकली। यू विल नो नाउ इन अ व्हाइल, मे बी इन नेक्स्ट सेशन। देखो, बाइंडिंग एनर्जी समझ गया, बाइंडिंग एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियॉन्स ऑफ द न्यूक्लियस। सेपरेट करने के लिए, न्यूक्लियॉन्स को ब्रेक नहीं, बट न्यूक्लियस को ब्रेक करके न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है बाइंडिंग एनर्जी। टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब बाइंडिंग एनर्जी को मैं अगर मास नंबर से डिवाइड कर देता हूं, तो एक न्यूक्लियॉन को फ्री करने में कितना एनर्जी लगता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू हमको एक बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन देती है, दैट इज स्टेबिलिटी। जिस न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होगा, वो सबसे स्टेबल होगा, और सबसे स्टेबल आपको पता है होता है आयरन, 56 Fe। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर आयन इज मैक्सिमम, दैट इज 8.75। तो ये 8 की जो मार्किंग है, ये मैं थोड़ा नीचे देता हूँ। गुड। सो दिस वैल्यू हियर corresponds to 8.75 MeV. So this is in MeV, mega electron volt, 10 power 6 electron volt. So one thing that you need to understand and to remember is, जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होगा, उतना ही स्टेबल वो एलिमेंट होगा। और इसलिए आयन
ये जो है ये सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में आपको मेटल्स में मिलेगा, बिकॉज और बाय द वे अगर आपको देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, अभी जो पता है आपको, सन, हमारा जो सन है, स्टार है, वहां से जो हम एनर्जी रिसीव करते हैं वो न्यूक्लियर रिएक्शन से ही आता है, राइट? तो क्या होता है फ्यूजन रिएक्शन, दो न्यूक्लियस मिलके तीसरा बनेगा, फिर और मतलब दो लाइट एलिमेंट्स कंबाइन होके हेवियर बनेगा, तो वो आयन के बाद नहीं बन सकता। मतलब मान लो दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम बन गए, हीलियम हीलियम बन कंबाइन होके कुछ और बन गया, ठीक है, दैट इज फाइन, उसको बोलते हैं फ्यूजन, फ्यूज करना, दो को साथ में लाना। लेकिन once you have iron, then it stops there because iron is the most stable. Okay, good. So that is one point to be noted is जितना ज्यादा वैल्यू है इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का, उतना ज्यादा स्टेबल है न्यूक्लियस। देयर आर टू रीजन्स here, एक आपके पास रीजन आता है, इफ यू नोटिस हियर, रफली बोल रहा हूं मैं, रफली 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 बात चल रही है, अराउंड 30 से लेके, मास नंबर 30 से लेके अराउंड 170 तक, फॉर मास नंबर ग्रेटर देन 30 लेस देन 170 ज्यादा वेरिएशंस नहीं है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मोर और लेस कांस्टेंट, मोर और लेस कांस्टेंट, ओके, ज्यादा वेरिएशन नहीं है, ओके, सो इट इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट ऐसा बोल सकते हैं। ये पहला ऑब्जर्वेशन था। नाउ इससे नीचे मतलब a लेस देन 30 और a ग्रेटर देन रफली 170, तो थोड़ा सा मैं अगर डायग्राम को चेंज करता हूं तो डजंट शुड नॉट मेक एनी डिफरेंस बेसिकली, तो थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूं ऐसा, मोर और लेस। तो फॉर a लेस देन 30 और a ग्रेटर देन 170, एज यू सी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे भी कम है, मतलब a ग्रेटर देन 170 और a लेस देन 30, उनको अगर स्टेबल होना है तो उनको इस रीजन में आना है, स्टेबिलिटी रीजन में, मतलब 30 से 170 के बीच में उनको मास नंबर चाहिए। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो मोर और लेस अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो, अप्रोक्सीमेटली, डोंट टेक माय वर्ड्स अदरवाइज, 30 से लेके 170 तक के मास नंबर के जो एलिमेंट्स है वो मोर और लेस स्टेबल है। इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल है आयन, ओके। तो अगर हमारे पास लाइट एलिमेंट्स है, लाइट एलिमेंट मतलब a लेस देन 30, अगर इनको स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, मतलब इनको मास नंबर 30 से 170 के बीच में लाना है, मैं मान लेता हूं मेरे पास दो न्यूक्लियस है विद a 16 एंड 16, इसका मास नंबर भी 16, इसका मास नंबर भी 16, तो दोनों के पास तो 30 है नहीं, स्टेबल तो है नहीं, तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, फ्यूजन होगा इनका, फ्यूज होंगे, फ्यूज हो गए, ये दोनों कंबाइन हो गए, फ्यूज हो गए, तो A बन गया 32, तो आ गए वो स्टेबिलिटी में, मतलब लाइट एलिमेंट्स जिसका मास नंबर A लेस देन 30 था, वो स्टेबल होने के लिए फ्यूज होते हैं, मतलब दे मिक्स टुगेदर, दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ स्टेबल न्यूक्लियर, फ्यूजन रिएक्शन, ओके। अब ये जो A ग्रेटर देन 170 है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रीजन नाउ, these are heavy nuclei and they are unstable, उनको स्टेबिलिटी में आना है, मतलब उनको यहाँ आना है, तो उनको ब्रेक होना पड़ेगा, जैसे वहां पे कंबाइन होता है यहाँ पे ब्रेक होना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो एलिमेंट होते हैं जो अनस्टेबल है, दिस एलिमेंट्स दे इमिट सम पार्टिकल्स, मतलब न्यूक्लियस क्या करता है, कुछ पार्टिकल को बाहर थ्रो आउट करता है, उसमें आगे आपका अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, बीटा में दो, बीटा माइनस बीटा प्लस, तो हेवियर न्यूक्लियाई
they disintegrate, decay, they give out some element, they emit some element or radiation to reach stability. तो A ग्रेटर देन 170 आपको मोस्टली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलेंगे। रेडियो एक्टिव मतलब अनस्टेबल एलिमेंट है और स्टेबिलिटी के लिए वो पार्टिकल्स को इमिट करते हैं जैसे अल्फा पार्टिकल। और मैं यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, न्यूक्लियर फिजिक्स की बात कर रहे हो आप, यहाँ पे एटम का कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग का भी कोई रिलेशन नहीं है। हम स्ट्रिक्टली न्यूक्लियस पे फोकस कर रहे हैं, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड एनीवेयर। ओके, तो नाउ एज आई टोल्ड यू, अगर A लेस देन 10 या 15 होगा, those will fuse together to form a stable nuclei। अगर A greater than 170 होगा तो it will decay। तो जब डीके की बात होती है तब आप आते हो रेडियो एक्टिविटी पे। तो रेडियो एक्टिविटी, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? जैसे मैंने आपको बताया अभी अभी, हेवी एलिमेंट्स, राइट, विथ ए 17 ग्रेटर देन 170 या जेड मास नंबर 170 से ज्यादा या एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा। So for heavier nuclei with Z greater than 82 or with A greater than 170, they are unstable, and to achieve stability, these nuclei emit some particles, and this process is called as radioactivity. Phenomena of spontaneous emission of highly penetrating and invisible particles or radiation from radioactive substance is called as radioactivity। Okay, तो radioactivity क्या है? It is phenomena of spontaneous, spontaneous मतलब अपने आप हो रहा है, किसी ने जबरदस्ती नहीं किया कि तू emit कर, it is happening on its own। So the phenomena of emission of spontaneous and highly penetrating radiations or particles is called as radioactivity। Okay, and of course ये अनस्टेबल न्यूक्लियर मतलब रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से होगा। So what is radioactivity? Phenomena of emission, spontaneous emission, spontaneous emission of highly energetic, because they are highly penetrating but they are highly energetic also। Okay, so highly energetic बोलो या highly penetrating बोलो, highly penetrating, penetrate करना मतलब एक सब्सटेंस में अंदर तक जाना। So highly penetrating and invisible, invisible क्यों? क्योंकि gamma radiation, gamma visible नहीं होता, ये होना आपको, invisible radiation or particles from an unstable nuclei, unstable nucleus is called as radioactivity। राइट, अगर आपको रेडियो एक्टिविटी समझा है तो आपको रेडियो एक्टिव डीके समझेगा। तो रेडियो एक्टिव डीके मतलब यही है, मतलब जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो कुछ पार्टिकल्स या रेडिएशन को इमिट करता है, दैट इज रेडियो एक्टिव डीके, उसका डीके होता है। ओके, सो radioactivity is a nuclear phenomena in which an unstable nucleus undergoes a decay by emitting some radiation or particles। So radioactive decay it is a nuclear phenomena in which unstable nuclei undergo a decay
by emitting radiation or particles. Radiation or particles. This phenomena is called as reductive decay. अब डीके कौन कौन से टाइप का होता है? तीन टाइप के डीके. There are three types of decay. Types of decay. पहला है अल्फा डीके. अल्फा डीके मतलब जो न्यूक्लियस है आपके पास, कौन सा न्यूक्लियस? रेडियो एक्टिव हेवी न्यूक्लियस. वो खुद को स्टेबल बनाने के लिए अल्फा पार्टिकल इमिट करता है. अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस होता है. मतलब अल्फा पार्टिकल में दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन होना चाहिए. जस्ट एन एग्जांपल, जस्ट एज एन एग्जांपल, हमारे पास एक एक्स रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया था. उसका मास नंबर ए था, उसका एटॉमिक नंबर जेड था. ओके, और अगर आप चाहो तो न्यूट्रॉन नंबर लिख सकते हो, नहीं चाहो तो मत लिखो. ये रेडियो एक्टिव था, ये डीके हुआ. इसने क्या इमिट किया? इसने अल्फा पार्टिकल इमिट किया. अल्फा पार्टिकल मतलब दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, मतलब मास नंबर 4 और एटॉमिक नंबर 2. इसने ये इमिट किया. मैं लास्ट टाइम भी बोल रहा था, एटॉमिक फिजिक्स में मैंने 2 बार बोला है, जब तक जेड नंबर चेंज नहीं होता तब तक एलिमेंट का टाइप चेंज नहीं होता. जैसे एक प्रोटॉन भी हाइड्रोजन, दो प्रोटॉन भी हाइड्रोजन, तीन प्रोटॉन भी हाइड्रोजन, है ना? राइट? जानबूझ के थोड़ा गलती करता हूं मैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड. गलत है ये. एक प्रोटॉन नो न्यूट्रॉन इज हाइड्रोजन. एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन इज आल्सो हाइड्रोजन. एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन इज आल्सो हाइड्रोजन. ये हाइड्रोजन है जिसका मास नंबर 1 है और जेड नंबर भी 1 है. ये ड्यूटेरियम मतलब हाइड्रोजन का आइसोटोप है जिसका मास नंबर 2 है लेकिन जेड नंबर 1 है. ये ट्रिशियम है जिसका मास नंबर 3 है लेकिन एटॉमिक नंबर अभी भी 1 है. द मोमेंट जेड मतलब एटॉमिक नंबर चेंजेस तो एलिमेंट चेंज हो जाएगा. इफ आई से मेरे पास एक न्यूक्लियस है जिसमें 2 प्रोटॉन है, तो अब इसको आप हाइड्रोजन नहीं बोल सकते, इसको आपको हीलियम बोलना पड़ेगा. सिमिलरली अगर ये सब एक्स थे, एक्स में क्या था? Z1 Z1 Z1. ओके, राइट? द मोमेंट यू हैव चेंज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन एक्स, आप नहीं लिख सकते, यू हैव टू से समथिंग एल्स. तो मैं y बोलूंगा. तो मैं वही समझा रहा हूं आपको यहाँ पे, दैट आपके पास एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस था एक्स, उसने अल्फा पार्टिकल इमिट कर दिया. अल्फा पार्टिकल इमिट किया मतलब 2 प्रोटॉन भी इमिट हो गए. मतलब अब जो नया न्यूक्लियस बनेगा उसमें Z-2 होगा और A-4 होगा, तो x का बन गया y. ये जो x था इसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस, और जो y है इसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस. अब ये डॉटर न्यूक्लियस में और मे नॉट बी स्टेबल. ये भी रेडियोएक्टिव हो सकता है, बाद में बात करेंगे उसको. राइट? फिर वो चेन रिएक्शन बनता है, तो वी आर नॉट गोइंग टू दैट नाउ. अल्फा डीके मतलब द डीके ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई बाय इमिटिंग अल्फा पार्टिकल, मतलब मास नंबर changes by 4, decreases by 4, and atomic number decreases by 2. Right? This is alpha decay. तो ये है अल्फा डीके. बाकी प्रॉपर्टीज में हम लोग जाएंगे नहीं. फिर वो ये हाईली पेनिट्रेटिंग है और अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, 2 प्रोटॉन है. तो जब आप इसको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो डिफ्लेक्ट होगा. ये सब चीजें हम लोग नहीं करने वाले, प्रॉपर्टीज हम लोग न्यूमेरिकल्स में देख लेंगे. फॉर द टाइम बीइंग इट इज नॉट इंपॉर्टेंट. दूसरे टाइप का जो डीके है वो है बीटा डीके. अब बीटा डीके जो है ये, इसमें 2 टाइप है. एक है बीटा माइनस डीके, एक है बीटा प्लस डीके. बीटा माइनस डीके मतलब जब न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है. इट इज इंपॉर्टेंट.
तो हमारे पास X था, A था, Z था, ये अनस्टेबल न्यूक्लियर था। ओके, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया, तो डेफिनेटली जो नया न्यूक्लियस बनेगा उसमें Z+1 होगा, उसका एटॉमिक नंबर +1 होगा, मास नंबर नो चेंज होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि Z+1 -1 दोनों साइड पे Z की वैल्यू मैच होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड पे Z है, राइट हैंड साइड पे Z+1 -1 इज अगेन Z। तो बीटा माइनस डीके इज द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये याद रखना, बीटा डीके, उसमें बीटा माइनस डीके मतलब इलेक्ट्रॉन का इमिशन, मतलब जो नया आपके पास न्यूक्लियस बना है उसमें Z का नंबर 1 से बढ़ गया। अल्फा डीके में Z का नंबर 2 से कम हो गया था, यहाँ पे 1 से बढ़ गया। सिमिलरली बीटा डीके, इसको बोलते हैं वैसे डीके ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बोलते हैं डीके ऑफ पॉजिट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बेसिकली। What is positive electron? Positive electron is a particle. Positron is a particle जिसका मास इक्वल टू इलेक्ट्रॉन मास है, लेकिन चार्ज इस पे +1 है, +E है मतलब। ओके, तो जब हमारे पास एक एलिमेंट है, सम एलिमेंट, सम न्यूक्लियर X अनस्टेबल, A और Z, ये डीके होगा बाय इमिटिंग पॉजिट्रॉन, तो यहाँ पे Z-1 होना चाहिए क्योंकि Z-1 +1 में लगेंगे Z। तो जब बीटा प्लस डीके होता है तो डॉटर न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z-1 होते हैं। जब बीटा माइनस डीके होता है तो डॉटर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z+1 होते हैं। ये चार्जेस को दोनों साइड पे बैलेंस करने के लिए करना पड़ता है। दैट कम्स फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल चार्ज। तो बीटा डीके दो टाइप के, बीटा माइनस बीटा प्लस। आपके स्टेट बोर्ड के बुक्स के हिसाब से सिर्फ वहां पे बीटा डीके एक ही डिस्कस किया है, इलेक्ट्रॉन का डीके, पॉजिट्रॉन की बात नहीं की है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो अगेन, चाहे वो बीटा माइनस हो मतलब इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज हो, चाहे वो बीटा प्लस हो पॉजिट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज हो, दीज आर चार्ज पार्टिकल्स। सब प्रॉपर्टीज में तो आएगा हाईली पेनिट्रेटिंग है, फिर ये भी आएगा कि क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल्स है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होंगे, सो प्रॉपर्टीज विल बी देयर, वी विल नॉट डिस्कस दैट एटलीस्ट नाउ। नेक्स्ट टाइप ऑफ डीके इज गामा डीके। सो ये जो गामा डीके है, दिस इज रेडिएशन, दिस इज प्योरली रेडिएशन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहाँ पे सिर्फ एनर्जी इज थ्रोन आउट। तो एक आपके पास अनस्टेबल न्यूक्लियस है, ओके, वो अनस्टेबल न्यूक्लियस वैसा ही रहने वाला है, प्लस सम एनर्जी इट विल इमिट। ओके, मैं ये लूज स्टेटमेंट दे रहा हूं, मैं लूज स्टेटमेंट इसलिए बता रहा हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो सो फार हमने आज व्हाट वी हैव लर्नड, वी स्टार्टेड ऑफ विद न्यूक्लियर फिजिक्स, मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कैसे मेजर करते हो, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर रेज़ टू 1/3, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर इटसेल्फ, और लॉजिकल भी है, जितना मास नंबर ज्यादा मतलब न्यूक्लियन ज्यादा तो फिर ज्यादा वॉल्यूम कवर करेगा ना, वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लॉजिकल भी। फिर आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन का भी वो देखा। फिर मास एनर्जी रिलेशन क्या है, A = mc² वो देखा। फिर मास डिफेक्ट कहाँ से आया, तो मास डिफेक्ट मतलब जितना एक्सपेक्टेड मास था हमें मेजर्ड मास उससे कम मिलता है। कम क्यों मिलता है? क्योंकि जो थोड़ा मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और वो एनर्जी इन सारे न्यूक्लियॉन्स को साथ में लाने के लिए, बाइंड करने के लिए यूज हो गई, तो वो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में अपीयर हो जाता है मतलब। सो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज Δmc² जूल्स में, डेल्टा m इज मास डिफेक्ट। ये जो बाइंडिंग एनर्जी है ये पूरे के पूरे न्यूक्लियस में स्टोर है, मतलब सारे न्यूक्लियॉन्स में है। हमको देखना है कि एक न्यूक्लियॉन के पास कितना बाइंडिंग एनर्जी, या तो हमको देखना है कि एक न्यूक्लियॉन को सेपरेट करने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन।
फिर हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ देखा विद मास नंबर, तो हमें ये पता चला फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सम बेसिक्स दैट यू शुड नो। जितना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा उतना ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस, जितना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम उतना अनस्टेबल न्यूक्लियस। So if you see from mass number 30 to 170, more or less binding energy per nucleon is constant। तो ये सब स्टेबल एलिमेंट्स है। मोस्ट स्टेबल कौन सा है तो आयरन है, क्योंकि उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आता है 8.75 MeV। तो जो लाइट एलिमेंट्स है उनको स्टेबल होना है, तो लाइट एलिमेंट्स कंबाइन होके फ्यूज होके कंबाइन फ्यूज एंड देन दे बिकम स्टेबल। जो हेवी है वो डिसइंटीग्रेट होके मतलब बाय इमिटिंग सम पार्टिकल दे बिकम स्टेबल। देन दिस ब्रिंग्स अस टू पार्ट ऑफ रेडियोएक्टिविटी। रेडियोएक्टिविटी ये हेवी न्यूक्लियस के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ पे डीके होगा। अनस्टेबल न्यूक्लियाई विल emit some radiations particles and then they achieve stability। This process is called as radioactivity। तो radioactive decay तीन टाइप के, अल्फा, बीटा एंड गामा। दिस इज व्हाट वी हैव डन सो फार। इन द नेक्स्ट सेशन जो रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स है, so tomorrow we need only 15 to 20 minutes to go through some basic mathematical equations of radioactive decay, and if I will see if there is something more that you need to know। तो कल का more or less आधा लेक्चर हमारा थ्योरी में जाएगा, and if time permits I will start numericals tomorrow itself in the next lecture itself।